Classical mechanics. So what is classical means? What we are dealing from the years like say Newton about 700 back, even back then, even back then. So a mathematics which is helping the understanding of the neighborhood, what's going on, understanding of the physics is done via some mathematical tool, and that were called the classical mechanics. अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो व्यक्ति है ना ये इस दीवार को पार कर जाएगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है नहीं कर पाएगा। क्या आपको क्या लगता है, कर जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि यहां से जाए और उस तरफ निकल जाए? पॉसिबिलिटी है इस तरह के होने की? अब अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है, इस तरह की फिजिबिलिटी अगर हो सकती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो साफ तौर पे इस बात के लिए मना करता है ना? कौन कर सकता है ऐसे पार दीवार? भूत? गोस्ट? आंसर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो मैकेनिक्स में तो आंसर नहीं है, बट क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ऐसा हो सकता है। और कब हो सकता है ऐसा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। और ये पूरी एक सीरीज है क्वांटम मैकेनिक्स की, आप एक वीडियो से पूरा जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्पस यहाँ एजुकेशन भी है। तो आप सीरीज देखिए, बने रहिए। आंसर यस, क्वांटम मैकेनिक्स अलाउस इट, बट हाउ, फॉर दैट यू हैव टू सी। चलिए चलते हैं फिर आगे, चलिए। तो welcome again in Physics Within You, the series for the Physics for You. So we are first time introducing the quantum mechanics here, and I have made 4 parts for the introduction of quantum mechanics, and the basically is a not introduction of quantum mechanics only, rather it's a concept of quantum mechanics. And I'm sure that you have not aware about the fact of quantum mechanics in this way, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप उस चीजों को फंडामेंटल वे में समझें। तो समझते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, हम पहले कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन की ही बात करेंगे। कंसेप्ट 3 कंसेप्ट और है, कौन से कंसेप्ट है उनको अगर जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो के अंदर आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर से, क्योंकि जब क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ बात नहीं कर पाए, कुछ चीजों को नहीं समझा पाया, तो हमें कुछ और नया करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि रातों रात में क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेट हो गया, नहीं। आप जब इसकी हिस्ट्री समझते हैं तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और आपको ये भी पता लगता है कि हम कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स को हम मिस कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से वो मैकेनिज्म थे, कौन कौन से वो फिजिकल फिनोमिनन थे जहां पे हमारी सो कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, सो कॉल्ड हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, सो कॉल्ड हमारे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, तीनों को कंबाइन करके हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, राइट। क्लास न्यूटन पुराना था और लैग्रांजी और हैमिल्टनियन उसके रिस्पेक्टिवली थोड़े नए थे, पर तीनों के तीनों जहां फेल हो रहे हैं इतने एडवांस करने के बाद भी, तो कुछ अलग की जरूरत है। और अलग की क्यों जरूरत है? क्लासिकल मैकेनिक्स में डेवलपमेंट नहीं हुई क्या? हुई। न्यूटन के बाद लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन सब आए। बात ये थी कि कुछ कंसेप्चुअल एडवांसमेंट चाहिए थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं हो पा रही थी, तो एक नए मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। पहले हम फिनोमेना के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा फिनोमेना। तो एक फिनोमेना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसको क्लासिकली नहीं समझाया जा सका। आप उसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ के नाम से भी जानते हैं। एंड देयर वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा अजीब सा है मामला ये, क्योंकि अजीब सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हल्का सा यूज है मेरा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ का और
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे. Then there was another one is a Compton effect, for which I will talk in the next video. Then Heisenberg uncertainty फिर से बात करेंगे. Wave particle duality, de Broglie hypothesis plus something. Then you have atomic spectra of hydrogen, stability of atom, specific heat of solids. ये वो जगह थी जहां पे जाके इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी ऐसे जिनको जो क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझा पाए, बहुत सारे उसमें ब्लेंडर रह गए. फॉर एग्जांपल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो इसी वीडियो में देखेंगे कि ये है कैसे. बाकी डिटेल में मैं इन सब इफेक्ट्स की अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा. इस सब की बात हम करेंगे अलग से, जहाँ पे मैं स्पेशल फोकस दूंगा इन सब के बारे में कि क्या है डिटेलिंग, क्या उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म थे, उन सब की बात करेंगे. पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा इन सब के बारे में, सबके बारे में फिलहाल नहीं. I will talk about photoelectric effect in this particular video. और जस्ट आइडिया ये होगा कि कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा फेल हुआ. ये लगभग बातें तो आप सबको पता ही है कि बहुत सारे सवाल थे, और जो मैंने सवाल पूछे हैं आपसे यहाँ पे, जब इनका आंसर क्लासिकल मैकेनिक्स से ढूंढने गए, आंसर ठीक से जवाब नहीं मिला लोगों से. जब सवाल जवाब होने लग गए तो पूरी बात का आंसर नहीं कर पाए. जैसे कि स्टेबिलिटी फैक्टर, अगर ईएमटी थ्योरी सही है और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी लूज करके सीधा क्या करना चाहिए था उसको, स्टेबल नहीं होना चाहिए था. बट होता है स्टेबल, क्यों होता है? इन सब बातों का आंसर क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था. तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे. पर जो इंपॉर्टेंट बात है, यही से इन सब बातों को जब समझने गए तो फॉर्मुलिज्म आया, और यही जो फॉर्मुलिज्म बने ना, यही बन गए कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, राइट? So what I am saying it, this is the concept which is beyond the classical mechanics, जो इनसे डेवलप हुआ, इनके फेलियर से डेवलप हुआ. समझ रहे हैं बात? इन सब के जो फेलियर से जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के तो बस की बात थी नहीं. इसीलिए लिखा गया कंसेप्ट बियॉन्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज द कंसेप्ट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. तो पहला क्या कंसेप्ट है? वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्लस बताऊंगा क्या प्लस, दूसरी तीसरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा था क्वांटाइजेशन, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. तीसरा है प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई है यहाँ पे या नहीं है, ऐसा नेचर होना. क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता. जहाज है तो है, आप खड़े हो के भाग रहे हो तो भाग रहे हो. ये नहीं कहता कि आप यहाँ हो कि नहीं हो, ऐसा सवाल नहीं होता. जो आपने इंट्रो वीडियो में देखा कि था और उस तरफ चला गया, तो ये प्रोबेबिलिटी के पार्ट है, राइट? तो जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, संभावनाओं की जहां पे गुंजाइश ज्यादा है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अलाउड नहीं है. ऐसा क्वांटम में है. कैसे है समझेंगे इसको. फिर बात आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. इसके बारे में आई थिंक आप सब जानते हैं कि क्या होता है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में मैंने लिखा ही है कि उसका फेलियर यही था कि, तो हाइजेनबर्ग ने उस अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था. तो these are the four I mean to say pillars of quantum mechanics, which was the not able to get answered via classical mechanics at least, right? तो कहने की बात है, डेवलपमेंट की बात ये बनी कि क्लासिकल मैकेनिक्स इन चार चीजों को अपने अंदर नहीं रखता था, और ये चार चीजें इन बातों के आंसर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी. तो लगा कि एक अलग मैकेनिक्स जा रहा है, एक अलग चीज जा रही है, और उस अलग चीज का नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स. और इसको डेवलप होने में ठीक से 30 साल कम से कम लगे. 30 साल कम से कम ये कह रहा हूँ कि सब प्री एरा और पोस्ट एरा भी है, राइट? बट आप जो इन चार फॉर्मुलिज्म की बात कर रहे हैं ना, इन चारों को डेवलप होने में ये 30 साल लगभग लगे. और ये 30 years was the, I mean to say,
जो मॉडर्न फिजिक्स है हमारी, उसका सबसे गोल्डन पीरियड है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी फिजिक्स हिस्ट्री के जितने बड़े लोग हुए, वो सबके सब इसी एरा में पैदा हो गए। ठीक है, सब ने एक दूसरे के साथ या बिना साथ के भी, ठीक है, डेवलपमेंट करी और कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, और जिसका मॉडर्नाइजेशन का फायदा आज आप लोग उठा रहे हो अलग अलग वे में, राइट? So now we come to know that there was lot of the failure of classical mechanics, which gave the basis of the four concepts which was used as a new mechanics. The birth of a new mechanics that is called the quantum mechanics has happened. So we will deal all with that. तो हमने पहले जैसे बताया मैंने आपको कि मैं बात जो करने वाला हूँ आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही बात करूंगा। एक एक उठाएंगे, 4 एपिसोड है इंट्रोडक्शन की, चारों फॉर्मुलिज्म जो कंसेप्ट थे हमारे उन पे। आज का जो पार्ट है वो हम उठा रहे हैं किस पे, क्वांटाइजेशन पे। तो चलिए आपको पहले हिस्ट्री बताते हैं थोड़ी सी, और ये इंपॉर्टेंट है कि तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हुआ कैसे था ये। बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था, आंसर है आपके पास? आपको पता है कुछ किसने वो करा था? कुछ कह रहे हैं आइंस्टीन, है ना? अरे नहीं, आइंस्टीन नहीं था। आइंस्टाइन तो कुछ और किया उसने। द होल क्रेडिट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन टू आइंस्टीन। इन स्पाइट ऑफ दैट आइंस्टीन ने मना भी करा था। आइंस्टीन ने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, और ये बात सच है। आपको नहीं पता ना इसके बारे में, बताते हैं, देखिए। तो स्टार्ट होती है कहानी मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करने से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन की वीडियो देखी है आपने? मैंने बताया कि मैक्सवेल इक्वेशन को आप लर्न कैसे करते हैं। देयर वाज अ वीडियो, आप देखना उसको, मैक्सवेल इक्वेशन की, कि कैसे लर्न करते हैं। तो जब मैक्सवेल के 4 फार्मूलिज्म थे, उनका भी अपनी कहानी अलग है। तो उसको जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की बात हुई ना, तो एक हर्ट्ज नाम की व्यक्ति हुई। जानते हैं हर्ट्ज नाम को? हर्ट्ज को आप जानते हैं? उनका बहुत बड़ा रोल। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को सुनना चाह रहे हैं आप? सुनते हैं, पहले समझते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लाइट क्या है और लाइट का नेचर क्या है। सवाल यहाँ से शुरू होता है सारा। अब देखो इसी चीज ने कई चीजें डेवलप कर दी एक साथ। सवाल यहीं पे था, व्हाट इज लाइट एंड व्हाट्स इज नेचर। तो अगर आपको लाइट और लाइट के नेचर को समझना है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में जानना होगा। तो उसके लिए अर्थर वाइजर की बुक है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, दैट्स अ वेरी गुड बुक। तो वहीं से मैंने ये स्पेक्ट्रम लिया है। स्पेक्ट्रम के विषय में मैंने ईएम वेव्स वाली वीडियो में भी बता रखा है, तो वहां डिटेल में आप इसके बारे में थोड़ा समझ लेना कि किस तरह से स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। पर सवाल तो मेरा ये है ना, व्हाट इज लाइट एंड स्पीच। यही कोशिश करी गई थी। तो उसके लिए सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हुआ कि मैक्सवेल इक्वेशंस आई, जिसने सब कुछ डिस्क्राइब करा, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। अब जब उन्होंने बताया कि लाइट जो है, लाइट भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस का ही एक पार्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा। यहाँ पे देखिए लाइट कहीं दिख रहा है आपको, ये विजुअल रेंज, ये लाइट होती है ये वाली, कितना छोटा सा रेंज है। तो मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से जब बात पता लगी, तो पता लगा लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। फिलहाल तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जब लाइट का ये पता लग गया, तो फिर एक वेव फिनोमेना होता है। लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? वेव है। तो वेव फिनोमेना शो करेगी, तो एक इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन होता है। होपफुली आई अंडरस्टैंड कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कभी। फिलहाल मान के चलते हैं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दो फिनोमेना है जो वेव के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डार्क और ब्राइट पैचेस बनते हैं। दोनों में ही बनते हैं, पर दोनों के ओरिजिन अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? एक बैंडिंग होता है लाइट का, और एक मिलना होता है स्लिट के थ्रू। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दो वेव फिनोमेना है। लाइट उसको एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब लाइट क्या है? लाइट वेव है। दो बातें हो गई। अब इसको प्रूव करने के लिए हर्ट्ज साहब चले। उन्होंने हर्ट्ज के नाम से एक स्पार्क गैप
स्पार्क गैप के नीचे आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का एडमिशन ये। अब यहाँ देखेंगे इसमें करा क्या उन्होंने। बेसिकली ये तो इन्होंने यूज करा, यहाँ से स्विच ऑन करा तो ये इंडक्शन कॉइल है, ईएमआई होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, फैराडे लॉ का यूज करा और यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ पे कुछ होगा व्हाट इट इस, यहाँ पे कुछ रेडिएशन जनरेट होगा और ये इसका ट्रांसमीटर बन गया और ये इसका रिसीवर बन गया। इन दोनों में गैप है देख लीजिए। तो उसका ये कह रहा था गैप में से क्या ईएम वेव जा सकती है, क्या ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर है। देखिए इसने उसी बात को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ये 90 डिग्री एंगल पे है रोटेशन, सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट का मोटो क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स तो उस समय कोई जानता ही नहीं था। ही वाज प्रूविंग द ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करने जा रहा था और कुछ नहीं था ऑब्जेक्टिव, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था। बट कहानी कहाँ शुरू होती है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब हर्ष साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, जब ये हर्ष साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लाइट पे ईएम वेव होता है, तो उनको कुछ दिखा। उन्होंने देखा कि जब यूवी लाइट पड़ती है तो इन दोनों गैप के बीच में एक स्पार्क जनरेट होता है। और ये जो स्पार्क जनरेट हुआ ना, यहाँ पे देख रहे हैं स्पार्क जनरेट हुआ, हवा में स्पार्क जनरेट हुआ, एक लाइट चमकी जैसे बिजली चमकती है, ऊपर से नीचे स्पार्क आती है ना बिजली की, बिल्कुल वैसे ही व्हाट इज हैपनिंग, एक स्पार्क हैज बीन जनरेटेड देयर। और ये ट्रांसमिट भी हो गया, यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ पे ट्रांसमिट भी हो गया। समझ रहे हैं? अब जब ये ट्रांसमिट हो गया, यूवी रेडिएशन के डालने से ये और बढ़ जाता था। इवन जब यूवी रेडिएशन नहीं भी था, बट ही फाउंड दैट कि ईवी रेडिएशन नहीं भी है तो भी ये डिस्टरबेंस हल्का हल्का जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी ट्रांसमिट हो रहा है। और रेडिएशन ये यूवी डाल देते हैं तो और भी ज्यादा हो जाता है। और ये दोनों ना मेटल प्रोब थे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 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 मेटल है। तो अब पर्पस तो उनका कुछ और था, पर्पस हर्ट्ज का क्या था, ईएम वेव। अब उनको क्या मिला, स्पार्क में एयर गैप है, एयर गैप में स्पार्क में हो रहा है, क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है मेरे को, लाइट डालता हूं तो और बढ़ जाता है। खैर मेरा ऑब्जेक्टिव तो क्या था, ईएम वेव, लाइट होती है उसमें, लाइट हिस्सा है ईएम वेव का, वो तो मैं उसने प्रूव कर दिया। बट ये समझ नहीं पाया। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आपको सीधा याद रहता है आइंस्टीन। आइंस्टीन अब समझिए, आइंस्टीन से बहुत पहले है हर्ट्ज। ठीक है ना, ये सारी कहानी कब की है, 1887 की, राइट। जब हर्ट्ज को ये मिला, हर्ट्ज का सवाल तो रह गया, पर स्पार्क क्यों हुआ, और ये सवाल बहुतों को तंग किया। इस सवाल को समझने के लिए बहुत लोगों ने काम करा। मैं वही कह रहा हूं, समझे इस बात को। ये नहीं है कि सब कुछ 1905 में हुआ जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पेपर लिखा और उसके लिए इसको नोबेल प्राइज 1921 में मिला। बट चलो 5 मान लो आप, इस कितने साल हुए, रफली 18 ईयर्स, इस 18 साल में, और भी उस एरा में जिस एरा में आप सोच भी नहीं सकते, उस एरा में बहुत काम हुए। देखिए कैसे 99 के आसपास, काफी समझने के बाद, बहुत टाइम समझ नहीं, आप देख रहे हो बहुत 12 साल का एरा है, मतलब जे थॉमसन ने काफी काम करा इसके बाद। तब जाके जे थॉमसन ये कह पाया कि जो पार्टिकल है ना, जो बाहर आ रहा है जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है। यानी कि लाइट के डालने, उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को ध्यान से फॉलो करा, हुआ क्या है, लाइट डली है, उन्होंने नया बनाया, लाइट डाली उन्होंने। इसमें क्या था, मेटल का गोल था, इन्होंने मेटल की पूरी प्लेट ले ली, डाल दिए मेटल पे। ठीक है, अब देख रहे कुछ होता है कि नहीं होता, और यहाँ पे तो पॉइंट ऐसे थे, इन्होंने थोड़ा और दूर कर दिया इसे, और ये दो डाल दिए, बाकी सब सिस्टम वैसा ही था जैसे हर्ट्ज ने यूज करा था। बस यहाँ पे इन्होंने बाहर से इसको क्वार्ट्ज ट्यूब है ये, तो क्वार्ट्ज ट्यूब में इसको कवर कर दिया कि बाहर से एयर ना आए। अब इन्होंने एयर को भी कर दिया है कि बाहर चला जा तू,
कि एयर की वजह से भी मेरा कुछ ना हो। पर आपको पता है एयर थोड़ा सा रहेगा ही, कितना भी लो प्रेशर कर देंगे थोड़ा सा तो रहेगा ही, बट इट वॉज नॉट एयर, मान तो वैक्यूम मान लेते हैं हम इसे, ये वैक्यूम में भी ये होगा। तो लाइट डाली ठीक ऐसा ही, जस्ट थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा और इनहांस करके जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट बनाया। एंड ही कम टू नो दैट कि जब लाइट डालते हैं तो जो बाहर आता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। उसने कंफर्म कर दिया था, ठीक है ना, कि मेटल से ही आता है, और जो लाइट के टकराने के बाद मेटल से जो बाहर आता है वो इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें थॉमसन ने कर दी थी। अब बात आती है उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे आते हैं हमारे लिनार्ड, लिनार्ड जोन पोटेंशियल आपने सुना होगा। तो अब लिनार्ड को कोई नहीं याद, थॉमसन तो सबको याद रहता है एक्सार्डी के चक्कर में, पर लिनार्ड को कोई नहीं याद करता, ठीक है। एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज आप पढ़ते हो ना, इट इज बिकॉज ऑफ लिनार्ड। तो हम गलत बोलते हैं कि इट्स आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो, इट शुड बी द लिनार्ड वन। और अदर सबका कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन और भी है, थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में, पर पहले ये देख रहे हैं कि लिनार्ड ने क्या कहा। लिनार्ड ने कहा कि ये एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। और ये क्लासिकली ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर यही है। पहले वाला पार्ट नहीं था फेलियर, फेलियर वाज दिस पार्ट, ओके। क्योंकि क्लासिकली इंटेंसिटी कुछ और होती है। क्लासिकली इंटेंसिटी को हम फ्रिक्वेंसी से नहीं, नंबर ऑफ फोटोन से डील करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया हमारे, यहाँ पे क्या हो गया हमारे, उसने कहा नहीं, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सो इट वाज द बिग पार्ट, ओके। देन देयर इज वन मोर थिंग इज हैपनिंग apart from that, that there was a threshold frequency। ये बात भी इसने ही कर दी थी, उसके नीचे कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। तो आपको ध्यान होगा ये जो दो बातें हैं ना, ये जो दो बातें हैं ये आपकी मेजर बातें हैं, राइट। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ओके। अगर आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपने पढ़ा हो कभी तो देखा हो, तो यही दो मेजर लॉज है हमारे पास, ओके। तो ये याद रखेंगे आप कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यही दो बातें करते हैं, इन्हीं दो को करते हैं। पर इस सब में एक और ट्विस्ट है, और वो बहुत तगड़ा ट्विस्ट है। ये भी आइंस्टाइन का नहीं दिया हुआ। दो बातें तो पक्का आपको समझ में आ गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि ये फिलिप साहब ने करी थी, लिनार्ड जी ने करी थी। तो आप सोच रहे हो कि चलो ये तो कम से कम E इक्वल टू एच नहीं हो, इसको आप क्या कहते हैं, आइंस्टीन लॉ। इट्स नॉट आइंस्टीन लॉ, इट्स प्लैंक आइंस्टीन लॉ, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके E इक्वल टू एच नहीं, ये प्लैंक ने यूज किया था पहली बारी, जब मैंने पहले बताया ना अल्ट्रा कैटास्ट्रॉफ की बात हो रही थी, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ की। तो प्लैंक ने इसे यूज करा था एज ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कि हम मान लेते हैं कि क्वांटाइज है और उसका काम हो गया था। तो ये क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये प्लैंक ने 1900 में ही बता दिया था, ठीक है। तो विद द टाइम, और ये लिनार्ड जी क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल में भी ये दो बातें कही, राइट। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब तक क्या था, एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको समझ में आ गया था, ठीक है। पर क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ठीक है, ये बात रह गई थी। और इसको पैरेलल में ही उस समय क्योंकि आइंस्टाइन सबको पता था इसके बारे में, आइंस्टाइन को भी पता था इसके बारे में, सो ही वाज डूइंग समथिंग देयर। तो उसने 1905 में जो पेपर लिखा, सो ही हैज रिटन ऑन दैट, और इसने आराम से बैठ के लिख दी, क्योंकि ऑल थिंग वाज द थियोरेटिकल डिस्कशन एंड ही टॉक अबाउट द मेनी थिंग्स, उसने सबका फिजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं यहाँ आइंस्टाइन से क्रेडिट इसलिए नहीं चुराना चाह रहा कि ही ऑलरेडी सेड कि नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। और ये बात आपने देख ली कि उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। हाँ, उसको पॉपुलर करवाने में जो रोल था वो जरूर आइंस्टाइन का था, राइट। उससे पहले इतनी सारी बातें जब एक्सपेरिमेंट की थी, वो सारी इग्नोर, आज तक मेरे को नहीं लगता है किसी को ये भी पता होगा कि ये लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, बेसिकली इट्स लिनार्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट यू आर सीइंग और डूइंग राइट नाउ। जो आप किताबों कहानियों में पढ़ते हो, वो पर्टिकुलर आइंस्टीन का नहीं था,
लिनार्ड का था, और उसी के लॉज ही आप पढ़ते हो, प्लस प्लैंक्स। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ सी व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप समझिए कि E इक्वल टू एच न्यू, आपने देखा है यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स इसी को यूज करेगा कंसेप्ट को, लाइट की एनर्जी इसमें फॉल होती है। फॉल होने के बाद क्या होता है, जो वहां से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आएगा उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उसका वर्क फंक्शन होता है कि फाई। ठीक है ना, वर्क फंक्शन यहाँ पे देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं। और मटेरियल टू मटेरियल, जो मेटल होगा उस सबके हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, प्लेटिनम का आप देख रहे हैं, सीजियम का आप देख रहे हैं, सवाल अनमन आता है, सीजियम का कितना है वर्क फंक्शन, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो मिनिमम यही है, यहाँ से आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, आपका होगा अभी जितना कम होगा तो इतना जल्दी आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा। So this was the basically the photoelectric effect. So let's see now. Once you understand this, what is the photoelectric effect, so we can define the something more. Okay. So what is photoelectric effect? The photoelectric effect is emission of electrons from a metal surface when light shines on it. बड़ा सिंपल, ये बताया हमने आपको। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको पहले पता है, मैंने पहले बता दिया, क्लासिकल के हिसाब से अलग है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ सब कुछ। जो लिनार्ड की ऑब्जर्वेशन थी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। थ्रेशोल्ड मतलब जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन आपके लाइट डालते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। सो इलेक्ट्रॉन वर इंजेक्टेड ओनली इफ द लाइट फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर हो जाएगी, तो अब चाहे जितनी मर्जी लाइट डाल लो फर्क नहीं पड़ता, पर एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। ये कंसेप्ट क्लासिकली थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है ना। क्लासिकली क्या है, जितना डालो कुछ तो होगा, पर क्वांटम मैकेनिकली नहीं, कितना भी डाल लो अगर आप फ्रिक्वेंसी से ऊपर नहीं है, एनर्जी कम है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे अचीव नहीं कर पाए हो आप, फोटोन की इतनी एनर्जी नहीं है तो नहीं होगा। इंटेंसिटी जो मर्जी हो, पहली बार समझो एनर्जी और इंटेंसिटी डिफरेंशिएट हो रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये नहीं हो रहा था। वहां एनर्जी और इंटेंसिटी कपल्ड फिनोमेना है, यहाँ एनर्जी और इंटेंसिटी डिकपल्ड हो गए। दैट वाज द फर्स्ट यूनिक थिंग। दूसरी बात, ये थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर अजीब है नहीं। हमें लगता है खाना गर्म करेंगे, थोड़ी देर में बर्तन गर्म होगा, उसमें से पानी जाएगा, फिर कुछ हो। ये कहते हैं जी वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ ऑलमोस्ट हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ 10⁻⁸ 9 सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा डिले नहीं हो रहा कि हमने ये कढ़ाई चढ़ा रखी है, अब वो थोड़ा गर्म होगा, अब उसमें मसाला डालेंगे, लाइट डाली आपने, और उसी टाइम अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो है, आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। कढ़ाई पे चढ़ने का, फिर सब्जी चढ़ने का इंतजार नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। ये भी क्लासिकली नहीं था, मैं बता रहा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, थर्ड पार्ट काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं काइनेटिक एनर्जी को टी से डिनोट कर रहा हूँ, पीछे भी ध्यान नहीं दिया हो शायद, मैं टी से डिनोट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो हायर स्टडीज में हम टी से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो एमिटेड क्यों डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रहा। अब बात समझिए, इंटेंसिटी और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों कपल्ड फिनोमेना नहीं है अभी। ठीक है, तो मैंने वही बताया, क्लासिकली ये थोड़ा सा अलग था। दिस इज हाउ द दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। So that I have already mentioned you that why the classical mechanics fail in these three parts, and which was largely due to the Leonard, not due to the Einstein. Einstein only gave the theory behind that. So now we come to know the photoelectric effect. मेरे लगता है आप सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो याद हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक और क्या होते हैं, फॉर्मुलिज्म क्या होते हैं, उसके लिए हम अलग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो बनाएंगे। वहां पे मैं हिस्ट्री की बातें नहीं करूंगा, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिजिक्स की बात करूंगा खाली। ठीक है, यहाँ मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा था, तो मैं उसको उसी वे में ले जाऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिक्स में रोल क्या आ गया, बिकॉज इट वॉज अ बिग, क्योंकि इसने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरीके से फेल हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई। तो हमने आज बात करी किसकी,
क्वांटाइजेशन, वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्या है, क्यों मैं इसको पहले लेके आया, क्वांटम और क्वांटाइजेशन वर्ड कपल्ड है ना, इसी से क्वांटम मैकेनिक्स बने। कि उससे पहले हम लाइट को क्वांटा की तरह ट्रीट नहीं करते थे। और आइंस्टाइन का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, जो मैंने पीछे नहीं बताया क्योंकि मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में रह गया, लाइट को क्वांटा फर्स्ट टाइम आइंस्टीन ने कहा था, एंड दैट्स व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटा, क्वांटम, फिनोमेना, फिनोमेनन, समझ में आ गया ना। सो quantization is the one of the basic concept of quantum mechanics which was beyond classical mechanics we have dealt with today. नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे दूसरी चीजों की। तो हमें एक समझ में आ गया है प्लैंक्स लॉ का रोल क्या है इसमें, ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू, फर्स्ट बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कॉम्पटेंस इफेक्ट्स की, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं क्या होगा, वहां से क्या आने वाला है। So thanks for the learning with Vajas. In the next part, we will meet with the second part of this introduction section where we talk about the quantum mechanics. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।